हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था रिवीजन लेक्चर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, रोटेशनल डायनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। उसमें मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे तमाम टॉपिक मैंने क्लियर किया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड या बैंक रोड, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा वेटेज होता है बेटा। तो आप लोग पहले पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। तो हेडिंग लिखेंगे बैंक रोड। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक रोड। आपका टॉपिक वही चल रहा है अभी, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या टॉपिक है बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पहला हेडिंग आएगा बैंक रोड। बैंक रोड, ये देखिए बैंक रोड क्या होता है। जो रोड टिल्टेड होता है विद सर्टेन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर टर्निंग पे हल्का सा टिल्टेड होता है या इंक्लाइंड होता है, उनको बोलते हैं बैंक रोड। आपने खासकर अपने आसपास देखा होगा, जब हम लोग रोड पे ट्रेवलिंग करते हैं या हाईवे पे आपने देखा होगा, जहां पे टर्निंग होता है तो रोड थोड़ा अपना ऐसा होता है, टर्निंग पे स्लोप रहता है, यानी ये जो इंड होता है, इनर इंड थोड़ा बिलो रहता है और आउटर इंड थोड़ा ऊपर रहता है, हाई रहता है। तो ये जो स्लोप आता है विद हॉरिजॉन्टल, दिस टाइप रोड इज नोन एज बैंक रोड। अब बैंक रोड पे चलने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की बातें होती है। हम बहुत ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते, स्पीड कर सकते तो एंगल को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फ्रिक्शन कितना ज्यादा टायर एंड रोड के बीच है, तो बहुत सारी चीजें ध्यान देना होता है बेटा। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए बैंक रोड क्या होता है। ऐसे अगर आपने इसको मान लिया कि सर ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब ये जो रोड है टर्निंग पे, ये इतने एंगल पे, मान लीजिए थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका ये इनर इंड बनेगा। मैं बना दूं रोड, ये मान लीजिए ऐसा है और इसका आउटर इंड कुछ ऐसा है। ये मान लीजिए रोड है हमारा, ये रोड है, इसी पे गाड़ी हमारी चलेगी। ये टर्निंग है, टर्निंग का सीन हमने बनाया बेटा। अब यहाँ पे आपका फोर व्हीलर है, कुछ भी ले लो यार, फोर व्हीलर या ट्रक है, जो भी लेना है ले लो आप। हमने मान लिया ये फोर व्हीलर है, ये हमने बनाया, इसका ये टायर हो गया, और कुछ नहीं डिजाइन करेंगे इसमें, बस आप समझ लो इसको फोर व्हीलर ही है। ऐसा हमने बनाया, ये साइड मान लीजिए लाइट है, और यहां क्या कर सकते हैं हम लोग? बस कुछ नहीं, इतना। ये हमारा टायर हो गया। कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है आज के टॉपिक में बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये हमारा टायर है। अब ध्यान देना, ये बंदा क्या है, ड्राइविंग करते हुए जा रहा, उस टर्निंग पे आपको ध्यान देना कि जो एंगल है, अगर एंगल अच्छा खासा है तो वेलोसिटी कितना रखना, अगर एंगल कम है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी में कितना रखना। रोड के बीच फ्रिक्शन है कि नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन होता है, जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल रहता है, तो उसके हिसाब से स्पीड को भी हमें एडजस्ट करना होता है। तो सब फार्मूला आपको क्लियर करेंगे आज के डेट में, राइट। तो मान लीजिए हम एक ऐसे कंडीशन में चल रहे हैं जहां पे फ्रिक्शन हमारा लगभग जीरो है। मान लीजिए कि फ्रिक्शन उस कंडीशन में है ही नहीं हमारा, तो क्या होता है ये समझते हैं। आपको पता है, अगर ये जो कार है, कार की जो मास है, हमने मान लिया इसका जो मास है m है। क्या बेटा? मास m है। तो आपको पता है जो वेट होता है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। किधर होता है? डाउनवर्ड, राइट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो इस कार है, इसका जो वेट है डाउनवर्ड, कितना लिखते हैं हम लोग? m इंटू जी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज आपको ये भी क्लियर होता है, 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, या आप यहाँ पे रोड भी बोल सकते हो। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये चीज आपको लर्न करके रखना, ठीक है ना। तो देखो, जो इसका नॉर्मल होगा, ये जो रोड है इसके परपेंडिकुलर होता है हमारा नॉर्मल। यस और नो? यस। ये हमारा नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। एक चीज ये आपको क्लियर हो गया, राइट। बाय ज्योमेट्री अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल यहाँ पे बनने वाला है,
ये एंगल ये ऑल्सो थीटा होगा, कितना होगा, थीटा होगा। यस और नो, यस, ये थीटा होगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखो यहाँ mg को भी कंपोनेंट बना सकते हो, mg को भी रिजॉल्व कर सकते हो, बट आप अभी इसको भूल जाओ। आप देखो इसको अगर हम डॉट डॉट करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ए ऐसा, राइट। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये भी हम लोग को थीटा मिलेगा। तो n का एक कंपोनेंट इधर आएगा n cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा n sin थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो देखो जो n है नॉर्मल हमारा ऐसा है, ये नॉर्मल है। mg को बैलेंस करने के लिए अपना कौन आ गया, n cos थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट्स पता है ना, जिस साइड से एंगल सबटेंड करता है उधर के साइड का जो कंपोनेंट आता है cos के साथ आता है, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है वो sin के साथ आ जाता है। तो इसका n का एक कंपोनेंट बना n cos थीटा, इधर का बना n sin थीटा। अब देखो n cos थीटा के अलोंग कौन है, mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल कंडीशन में, तो n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg। n sin थीटा, अब कार अंदर की तरफ टर्न होना चाह रही है, मतलब गिरना चाह रही है, रोटेट करना चाह रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, क्योंकि r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे वो घूम रही है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बेटा इसका जो रेडियस है, ये जो कार है, इसका जो रेडियस है, यहां मानता हूं ना बेटा, ये जो रेडियस है, रेडियस स्मॉल आर है, तो आपको पता है बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²r। या सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ रहेगा, तो उसके अपोजिट कौन रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो mv²r किसको बैलेंस कर लेगा, साइन थीटा का। तो ये सेफ होकर के चला जाएगा, राइट। तो देखो पहला इक्वेशन आप यहाँ पे ये बना लो कि जो n cos थीटा है वो mg को बैलेंस करा दो। n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, m इंटू जी को, एंड n sin थीटा बैलेंस कर लेगा बेटा किसको, mv²r। ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ध्यान देना, अगर हम डिवाइड करते हैं किसको, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, क्या बनेगा आप मुझे बताओ। देखो इसको ऊपर रखना है, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और उस बाजू में mv²r अपॉन mg, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो b²r भी आएगा, b² अपॉन rg। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू b² अपॉन rg। यस और नो, यस। एक चीज आपको ये समझ में आया कि जो tan थीटा की वैल्यू मिला b² अपॉन rg, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगा, √r इंटू जी इंटू tan थीटा। ये वेलोसिटी आ गई, जो यहाँ पे कार की स्पीड थी वो कितना आ रहा, √rg tan थीटा। क्या है बेटा, √rg tan थीटा। अब सोचो जरा, अगर इन केस mv²/r ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा, तो n sin थीटा कमजोर पड़ेगा, तो जो अपनी कार है वो खाई में चली जाएगी, बाहर की तरफ जाके गिर जाएगी, एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाएगा। या नॉट mg कम हो गया, n sin थीटा नॉर्मल बहुत ज्यादा हो गया, तो कार का जो कांटेक्ट है वो लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है। तो इसमें कुछ कंडीशन होता है वो याद रखना, जैसे लाइक पहला केस हम ये बोल सकते हैं, क्या चीज, मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड। तो मोस्ट सेफ स्पीड कितना होना चाहिए, b की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, बोलो, उससे कम तो नहीं रखना है ना, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √rg tan थीटा। कितना होना चाहिए, rg tan थीटा। आप कभी कभी फोकस करते होंगे, जब टर्निंग पे कोई ट्रक या कार जब वहां से पास होती है, तो वहां पे स्पीड क्या होता है, थोड़ा मेंटेन रखी जाती है। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जब ट्रक होता है, तो जब टर्निंग होता है बहुत तेजी से निकाल लेते हैं वो लोग, क्योंकि स्पीड अच्छा खासा रहेगी तो टर्न करने की कंडीशन कम हो जाएगी। एक चीज याद रखना। दूसरी चीज है, हम बात करें बैंकिंग एंगल, क्या है बैंकिंग एंगल, ये जो थीटा ना इसी को बैंकिंग एंगल बोलते हैं। तो यहां से ले लो ना डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा tan इनवर्स b² अपॉन rg, b² अपॉन rg। आगे चल के एक पॉइंट और लोग लिखते हैं बेटा,
क्या लिखते हैं, स्पीड लिमिट। क्या लिखते हैं, स्पीड लिमिट भी इतना ही आता हमारा, कहाँ गया ये आरजी tan थीटा, स्पीड लिमिट हमारा इतना होता आरजी tan थीटा। तो ये पॉइंट क्लियर हो बेटा, तो इसको आपको नोट करके रखना। अब इसमें क्या बोला हमने कि जो इसकी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं रहने वाली, वेरिएबल है, राइट। तो जब कार की स्पीड इस जगह पे बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, तो इसको लोगों ने बोला अपर स्पीड लिमिट। क्या बोलते लोग, अपर स्पीड लिमिट। तो जब ये कार की स्पीड बढ़ती जा रही तो फ्रिक्शन किधर आ रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही। अगर वो टर्निंग पे स्पीड स्लो डाउन कर रहा तो कार स्लिप करना चाहेगी अंदर की तरफ, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें दो हेडिंग हम लोग लिखेंगे, एक तो लिखेंगे लोअर स्पीड लिमिट। क्या लिखेंगे, लोअर स्पीड लिमिट। हम डायग्राम इसी को कॉपी करेंगे बेटा, बट इसको हम रफ करते हैं, ये इतना। क्या लिखेंगे, नंबर 1 लोअर स्पीड लिमिट, ये हमारा हेडिंग है। आप लोग भी लिखिए लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट समझ में आया कि वहां टर्निंग पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं। तो जब हम कम कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर स्पीड लिमिट। आया ना समझ में, यस। अगर बातें समझ में आ रही है तो शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूंगा एज सून एज पॉसिबल, राइट, जितना जल्दी होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बहुत से मार्क्स लाइए, अच्छे मार्क्स लाइए। आप अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ, आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, राइट। 2 मंथ इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। तो आप मेहनत करते जाइए, रिजल्ट अपने आप आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लोअर स्पीड लिमिट। आप ध्यान से सुनना, इसकी स्पीड कम हो रही है बेटा, तो जब कम हो रही है तो फ्रिक्शन किधर आने वाला है, ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस बाजू में हमारा फ्रिक्शन आएगा, क्या आएगा, फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को हम लिखेंगे एफ आर या एफ एन, एफ आर ही लिखो, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो आप मुझे बताओ, जब एफ आर ऊपर आ रहा है तो अगर ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्या आएगा बेटा, थीटा। तो एफ आर का एक कंपोनेंट इस साइड में आएगा, एफ आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा एफ आर साइन थीटा। नहीं समझा, यस। बाकी तो कुछ टच नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि नॉर्मल अभी भी ऐसा ही रहेगा अपना नॉर्मल। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ रहेगा, mv²/r। ये लोअर स्पीड लिमिट में है। लोअर स्पीड लिमिट में सिर्फ ये ध्यान देना, जो कार है वो नीचे खिसकना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहेगा नहीं भाई, अभी मैं आपको रोक के रखूंगा, मैं इतना वीक नहीं हूं, स्ट्रांग हूं, वो रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिंग मोशन होता है, और कभी कभी हेल्पिंग करता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोज कर रहा हम लोग का। हम इधर स्लिप करना चाह रहे तो हमें बचाने की कोशिश करेगा। चलिए बैलेंस करा दो अभी, अगर ये सेफ है तो पहला इक्वेशन आपके सामने दिखने वाला बेटा कि ऊपर की तरफ दो फोर्स है, एन कॉस थीटा और एफ आर साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा अगर बैलेंस करेगा किसको, मतलब ये दोनों मिलके एफ आर साइन थीटा मिलके हमारा किसको बैलेंस करेगा। देखो ऊपर दो फोर्स है और डाउनवर्ड सिर्फ अकेला बेचारा है एम जी, तो एम जी को बैलेंस करा देंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस साइड में ध्यान दीजिए, इस साइड में एन साइन थीटा ओनली, तो एन साइन थीटा जो है बैलेंस करेगा इन दोनों लोग को, किसको, एफ आर कॉस थीटा और प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, इनको बैलेंस करेगा। अब हम लोग को यहां से किसको सॉल्व करना होता है, वेलोसिटी को सॉल्व करना होता है कि वेलोसिटी कम से कम हम कितना रख सकते हैं, मिनिमम। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी एक बात, आप सबको पता है कि जो एफ एस होता है लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन। तो बट हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया कि जो इसकी लिमिट है एफ एस इज इक्वल टू, आप पढ़ते ना जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टेबल होता है, वो एडजस्ट करती है अपने आप को। तो एफ एस की वैल्यू हो गई म्यू एस एन हो गई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एफ आर लिखे हो वो एफ एस ही है एक्चुअल में, ये हमारा जो है वो एफ एस ही है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग काम करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना है मेरी बात। हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एन
कॉस थीटा प्लस के म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से एन कॉमन ले लो, तो एन कॉमन लेने के बाद बचेगा कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसे हम बोल दें इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम लोग इन पे बात करेंगे, ध्यान से सुना, एरो पे ध्यान देना बेटा, एन साइन थीटा, राइट। अब एफ कॉस थीटा को इधर ले आओ और एफ एस की जगह पे म्यू एस रखने जा रहा हूं, तो म्यू एस एन क्या चीज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया हमारा 4th इक्वेशन। ये चीज समझ में आ गई? यस। अब हम क्या करेंगे, 4th को डिवाइड कर देंगे किससे, 3rd से। 4th को हमने डिवाइड किया किससे बेटा, 3rd से। तो देखो ये चीज ऊपर रहेगा और यहां भी n कॉमन ले लो, तो जब n कॉमन ले लेंगे हम, बचे हमारा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन, देखो n कॉमन लिया तो बचा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। उधर साइड में अभी बाद में करते हैं, पहले इसका 3rd में n ब्रैकेट में आ रहा हमारा कॉस थीटा, क्या आ रहा बेटा, कॉस थीटा, और प्लस क्या आएगा, म्यू एस साइन थीटा, यस, इज इक्वल टू, ऊपर में आ रहा है बेटा एम बी स्क्वायर बाई आर और डाउनवर्ड आ रहा है हम लोग का एम इंटू जी। अरे भाई एम जी है ना, यस। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, यहां से m और m कट जा रहा है और इधर से n और n कैंसिल हो गया, समझा ना अभी। और r देखो यहाँ पे बचा बी स्क्वायर बाई आर जी, आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो बी स्क्वायर पर आर जी इसके साथ ले आओ और बी स्क्वायर सब्जेक्ट बनेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी और बड़ा सा ब्रेकर लगा के साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और प्लस के म्यू एस साइन थीटा, ये हमारा बना, राइट। बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगा देंगे, तो आर जी और ब्रेकेट में आ रहा है साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, कैलकुलेशन आ रहा है ना, ये मैं आप पे छोड़ दिया कि आप खुद कैलकुलेट करो, बट मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं, ठीक है ना, बाकी आप खुद कर रहे हो मुझे पता है। कॉस थीटा और प्लस म्यू एस साइन थीटा, देखो एक फार्मूला ये आ गया हमारा, ये साइन एंड कॉस के टर्म में हमने दे दिया। तो बुक में कभी कभी tan थीटा के फॉर्म में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ करना थोड़ी ना, कॉस थीटा से डिवाइड कर लो और b इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो आर जी, देखो आगे मैं एक ही स्टेप में, अगर इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा ओनली म्यू एस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस म्यू एस और यहाँ क्या आएगा tan थीटा। ये फार्मूला आई थिंक आपने देखा लग रहा होगा, ये फार्मूला आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो लोअर स्पीड लिमिट होती है हमारी इतनी होनी चाहिए, b इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रेकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, इतनी समझ में आ गई। तो जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए टर्निंग पे हमारी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम स्पीड, देखो b मिनिमम, तो मिनिमम हमारा इतना होना चाहिए बेटा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इससे कम हम नहीं रख सकते, अगर इससे कम रखोगे तो 100% आप खाई में पलट जाओगे, नहीं फिर सुबह पेपर में आ जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखना, b मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रेकेट में tan थीटा माइनस ये, तो मिनिमम स्पीड लिमिट यहाँ पे इतनी होनी चाहिए, राइट। अब इसमें भी ध्यान देना, अगर इन केस अपना जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा की एग्जैक्ट इक्वल हो गई, क्या हमने बोला कि अगर tan थीटा म्यू इक्वल हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जस्ट इक्वल हुआ, तो ये दोनों से में तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 0। तो उस कंडीशन में मिनिमम स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। कब, जब स्टैटिक फ्रिक्शन tan थीटा की इक्वल होती है। तो मैंने ये बोल दिया कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो b मिनिमम हो जाएगा 0, ये भी याद रखना है बेटा, मिनिमम स्पीड 0 हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन आप नोट करके रख लो अच्छे से। आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं या सम इससे रिलेटेड आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, रटिए मत, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे अपर स्पीड लिमिट। क्या लिखेंगे बाबू? अपर स्पीड लिमिट। तो नोट कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपर स्पीड लिमिट। ये थर्ड पॉइंट हो गया, समझ लो, अपर स्पीड लिमिट। अब अपर स्पीड लिमिट में क्या होता है, डायग्राम आप फिर से बना लेना अच्छे से। हम क्या करेंगे इसमें, खाली डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखो ये इसको हटाया, इसको हटाया, ये सब हटा दिया। ध्यान से सुनना, बनाने से अच्छा है हम क्या करेंगे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। अभी जब अपर स्पीड लिमिट है तो फ्रिक्शन हमारा नीचे की तरफ आएगा। किधर आएगा? नीचे की तरफ। यहाँ का क्या आएगा? एफ एस, क्योंकि स्पीड बढ़ा रहे हो ना, अपर स्पीड लिमिट यूं बढ़ती जा रही है। जब ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, हमें ऊपर जाने का वो अपोज करेगा। यस, ठीक है। अब देखो ये हमारा हटने वाला अभी, क्योंकि एफ कॉस थीटा इधर नहीं आएगा। ये हमारा, ये भी भाई साहब यहाँ से जाने वाले हैं, ये हमारा खत्म। इतनी चीजें खत्म कर दिया मैंने, ये ठीक है ना। और इसका मास हमने माना था कि m होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये एफ एस है इधर, तो आप बताओ मुझे ये एंगल कितना होगा? थीटा। ए अरे भाई वर्टिकली ये क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, ये और ये। तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा? सेम बनेगा, थीटा। एक सेकंड, कलर चेंज करो तो थोड़ा आपको दिखेगा। ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल भी हमारा थीटा होने वाला है। तो एफ एस का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इधर का कंपोनेंट क्या आने वाला है? एफ एस कॉस थीटा। क्या आएगा बेटा? एफ एस कॉस थीटा। तो हमने यहां लिख दिया, इसका जो कंपोनेंट्स आएगा ये आएगा एफ एस कॉस थीटा, इधर आएगा। और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रही है, ये देखो वर्टिकल, तो इधर आएगा एफ एस साइन थीटा। समझ लेना एक बार आप लोग, समझाना बेटा। इधर का कंपोनेंट क्या आया? एफ एस कॉस थीटा, और इधर क्या आया? एफ एस साइन थीटा। बाकी कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया, डायग्राम में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चलो बैलेंस कराते हैं अपनी बात। तो देखो ऊपर एन कॉस थीटा अकेला भी हो गया, इन दोनों भाई साहब को मिलकर बैलेंस कर लेगा। देखो तो पहला इक्वेशन ये बना कि n cos थीटा जो है बैलेंस कर लेगा अगर mg और प्लस एफ एस साइन थीटा को, तो इनका काम हो जाएगा हमारा। तो अभी ऐसा करो, n cos थीटा माइनस एफ एस को इधर ले आओ, तो एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg, राइट ना? यस। अब देखो mb स्क्वायर बाई आर किसको मिलके बैलेंस करेगा? n साइन थीटा और प्लस के अभी आ रहा है एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इनको बैलेंस कर लिया, ये चीज समझा। फिर वही काम करेंगे कि सच दैट हमें पता है कि जो एफ एस होता है ये होता है म्यू एस एन के इक्वल होता है। यस, ये अब यहां पे रिप्लेस कर लो इसी में, तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से n कॉमन ले लोगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एम जी। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हमें पता चल गई। अब देखो इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके उसको फोर्थ बोल देंगे। इक्वेशन क्या बोलेंगे बेटा? फोर बोल देंगे हम। आइए समझते हैं उसको। तो देखो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर इसको। तो यहां पे हमारा लिखा n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस क्या लिखोगे? म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन थीटा और प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम डिवाइड कर लेंगे किसको? फोर्थ अपॉन ये जो थर्ड हमने बनाया उसको लिखेंगे। तो डिवाइड फोर्थ अपॉन थर्ड। करो, आप करो। अभी नहीं, मैं करता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं।
एन साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इधर क्या आ रहा है हमारा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन में आ रहा है एम जी, एम और एम कट जाएगा है बेटा, एन बी कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर को डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाओ तो आर इंटू जी ब्रैकेट में आ रहा है साइन थीटा और प्लस के म्यू एस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और म्यू एस साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला आया। तो यहाँ पे बी को सब्जेक्ट बनाओगे, स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड में हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं, रूट तो बना आर जी ब्रैकेट में आया साइन थीटा। देखो प्यारा सा फार्मूला आपके सामने प्रूफ हो गया, जो हम लोग को रटने में तकलीफ देता है, रटना नहीं है बट आपको फार्मूले याद रखोगे, याद रखने में मतलब रटना हो सर नहीं, कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखो तो क्लियर रहेगा हमारा। तो हमारा जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, आप इससे ये भी बोल सकते हो कि सर जो मैक्सिमम स्पीड है इतना आप रख सकते हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या है, आप जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एक लिमिट होती है भाई, उस लिमिट को अगर क्रॉस करोगे तो आप कंट्रोल में नहीं रहोगे। आप देखते होंगे जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं आप हिल पे, हिल एरिया में जाते हैं, जैसे लाइक हम यहाँ की अपनी बात करें मुंबई की, तो लोनावाला साइड जब जाते हैं हिल पे तो टर्निंग पे आप अपनी एक स्पीड रखते हो लिमिट, राइट। अगर उससे ज्यादा हुआ तो आप सामने देखो गहरा सा खाई दिखता है, उस खाई में लेके हम चले जाएंगे, पलट जाएंगे, राइट। तो इस चीज को ध्यान देना, मैक्सिमम इतना रखना है, इससे ज्यादा आपको रखना नहीं है, ठीक है ना, यस। अब इसको 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और बी मिनिमम इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा आर जी साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या बना tan थीटा और प्लस के ये बनेगा म्यू एस अपॉन में ये बनेगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हमें ध्यान से सुनना, एक एक बात आपसे सुनना, अगर हम मान लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगभग 0 है, कैसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, ये म्यू एस 0 होगा, तो म्यू एस 0 हुआ तो ये पूरा 0 होगा, तो 1 माइनस 0 1 होगा और ये 0 हो गया, तो जो मिनिमम आ गई आर जी tan थीटा आया, और इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि आर जी tan थीटा होता है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ किसका था, बैंकिंग ऑफ रोड, जिसको बैंक रोड बोलते हैं। वापस से हम बात करें बैंक रोड क्या होता है, एंगल सबटेंडेड या इंक्लाइन रोड एंगल सबटेंडेड विद हॉरिजॉन्टल, यानी विद हॉरिजॉन्टल बेस से कितना थीटा डिग्री। तो ऐसे रोड को स्लोप जो होता है इंक्लाइन रोड होता है, तो उनको हम बोलते हैं बैंक रोड। क्या बोलते हैं, बैंक रोड। वो पैसा जमा करना वाला नहीं, ये बैंक रोड वो होता है स्लोप, आपने ध्यान देता होगा टर्निंग पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का आ रहा है, देखिए हम सीरीज वाइज जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब बैंक रोड के बाद जो बुक होता है, बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट रीडिंग आता है उनका कोनिकल पेंडुलम। क्या हम बात करेंगे, कोनिकल पेंडुलम। एक कोनिकल पेंडुलम आज के डेट में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं आपके साथ, जिसमें हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कवर होने के बाद हम चले जाएंगे उधर की तरफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, राइट, रोलिंग मोशन क्या होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हम आपको सिखाएंगे बेटा। तो हेडिंग लिखेंगे कोनिकल पेंडुलम। क्या हेडिंग है, कोनिकल पेंडुलम। ये नेक्स्ट हेडिंग आ रहा हमारा कोनिकल पेंडुलम। आप सिर्फ कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करिए बेटा। अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गंदी दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करिए, क्योंकि एडजस्ट करना ही एक लाइफ का पार्ट होता है, राइट। तो एडजस्ट करिए, आप शेयर करिए मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। अपने ग्रुप होता है उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए बेटा, ताकि हर एक बच्चे तक मेरी वीडियो पहुंच जाए बेटा। क्योंकि हम आपको देख रहे हो, एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। हम सिर्फ बोर्ड पे ही बना रहे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, थोड़ा और इसको इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी जो साउंड की क्वालिटी आ रही, इको हो रही, वो भी बेहतर करेंगे बेटा। बट सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आप मेहनत, आप सपोर्ट करिए मेरे लिए, राइट। तो हेडिंग लिखेंगे कोनिकल पेंडुलम। क्या लिखेंगे बेटा,
कोनिकल पेंडुलम। तो देखो एक पेंडुलम होता है जो आपके वॉच में लगी होती है, जो वॉल वॉच होता है उसमें आप देखते हैं एक पेंडुलम ऐसे लटक रही होती है और ये ऐसे ऐसे करती है, टिंग 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 ऐसा बोलती है, राइट। ये पेंडुलम, तो इसको भी पेंडुलम बोलते हैं, राइट। बट ये पेंडुलम नहीं, आपने देखा होगा झूला ऐसे घुमाते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, ऐसे गोल गोल घूम रहा, तो ऐसे पेंडुलम को क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। आइए समझिए कहानी। मान लीजिए आपने ये सरफेस कंसीडर करके रखा आपने, और आपने क्या किया, ये थ्रेड ले लिया, इसको यहां से बांध के रखा है बेटा, और ये आपका थ्रेड है, और इस थ्रेड से आपने एक पेंडुलम यूं लटका दिया, ये पेंडुलम है, राइट। इस पेंडुलम को क्या किया आपने, हैंग करा दिया आपने। आप सोचो अगर इसको पकड़ के आप छोड़ोगे तो सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ यूं करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, बट ऐसा नहीं कराना हमें, यूं घुमाना है ऐसे ऐसे, राइट। मतलब ये जो बॉल है ये हैंग कर रही है ऐसे। अभी मान लीजिए इस सिचुएशन में बॉल आपका ये यहां पे आ गई और ये आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे यूं घूमेगी ऐसे, ये घूम रही है, ये इसका पार्ट है घूमने का, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसका जो रेडियस था बेटा आर था, इसका जो रेडियस है, रेडियस हम मान ले रहे हैं कितना है, आर मान लेते हैं, ध्यान से समझना है। ये बॉल है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस हमने मान लिया आर, ठीक। और जो ये थ्रेड है, इस थ्रेड की जो लेंथ है हमने मान लिया कैपिटल है, ये यहां से यहां तक। अब देखो ये किसी टाइम पे ये एंगल बनाया कि ना, थीटा, क्योंकि देखो किसी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो इस जगह बना रहा ना थीटा, तो तुम भी थीटा मान लो। अब देखो उस जगह रस्सी में क्या खिंचाव आ रहा है, खिंचाव को हम फिजिक्स में बोलते हैं टेंशन आ रही है, क्या रही टेंशन। तो इसमें टेंशन आएगा ये इस डायरेक्शन, क्योंकि टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, टेंशन ऑलवेज क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉइंट। ये मान लो टी आया, ये थीटा है। तो अगर हम इसको डॉट डॉट करके ध्यान से सुनना प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये भी एंगल हमारा आएगा थीटा। तो टी का एक कंपोनेंट आप बना लो, इधर आएगा टी कॉस थीटा और एक अंदर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। यस आर नो, यस। और बाहर की तरफ वही फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं एम डी स्क्वायर बाई आर। और इसका जो बॉल का वेट है, वेट किधर आएगा, एम इंटू जी, कितना आएगा बेटा, एम इंटू जी, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे देखो ये एल है तो ये भी तो लेंथ हमारा एल ही रहेगा बेटा, ये भी लेंथ हमारा यहां तक के एल ही रहने वाला है। तो ये इस वक्त ये रेडियस बना रहा बॉल, तो ये हमारा बनेगा एल साइन थीटा, यानी जो यहाँ पे स्मॉल आर यूज करो इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। तो जो यहाँ पे स्मॉल आर यूज करोगे ये इसके जगह पे लिखा जाएगा एल साइन थीटा, क्योंकि ये रेडियस बना रहा ना, क्योंकि आप खुद सोचो हैंग करी तो बड़ा रेडियस बना रहा, ज्यादा स्पीड कर लिए तो छोटा रेडियस बनाएगा, राइट। मतलब चेंज होगा रेडियस, ये याद रखना, चेंज करेगा, उस पर नहीं रहेगा कांस्टेंट। अगर ये इक्विलिब्रियम में है कंडीशन तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए, टी साइन थीटा हमें बैलेंस करा देगा एम बी स्क्वायर बाई आर को। किसको बैलेंस कराएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर को ये बैलेंस करा देगा। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कराएगा, एम जी। और इसी को हमने बोला, ये भी लिखते हैं ना एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर के जगह पे लिखेंगे एल साइन थीटा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर। तो साइन साइन तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 बोल दिया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। देखो आपको सोचो इसका रेडियस ये है बेटा, और इस वक्त बॉल थोड़ा ऊपर चला गया, ऊपर, तो छोटा रेडियस हो गया ना, ये लेंथ कम हो गई ना, तो इसके कंपोनेंट बनाते हो आप एल के, तो एल का एक कंपोनेंट इधर आएगा यहां तक के एल कॉस थीटा। अरे भाई यहां से यहां तक एल कॉस थीटा होगा क्योंकि ये पूरा एल था, तो उसके वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आएगा, साइन थीटा, तो हो गया एल साइन थीटा। अब यहाँ पे ये बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा एम इंटू जी को, इक्वेशन नंबर 2।
यस, अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसको, ये किसको, एम एल ओमेगा, या ऐसे लिख लो, डिवाइड फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा टी अपॉन टी कॉस थीटा। तो देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही, एम एम कैंसिल हो गया, टी टी कैंसिल हो गया। यस, समझ में आया बेटा? आप मुझे बताओ, ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया आपने, किसको, ओमेगा स्क्वायर को, तो जी किधर जा रहा है बेटा, ऊपर, तो जी ऊपर होगा, नीचे आएगा एल कॉस थीटा, क्या रहा, एल कॉस थीटा। आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड में अंडर रूट लगा देते हैं, तो जी अपॉन एल कॉस थीटा, यह है ना। एक चीज तो ये पता चल गया। अब आप सबको पता है कि सर ओमेगा जो होता है ये होता है 2π/t, और 2π/t की वैल्यू नहीं होगी हमारी, अंडर रूट, बोलिए आप लोग, जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो देखो 2π/t रेसिप्रो 1/t आ रहा, हमें टाइम पीरियड निकालना है इसका, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे बोथ साइड। तो t को सब्जेक्ट बनाओगे फाइनली तो आ जाएगा 2π, किधर आएगा बेटा, देखो t को उधर भेजा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड में 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे के साइड में आ जाएगा हमारा जी। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम होता है t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। आया ना समझ में? यस। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड हम निकालते हैं, ऊपर होता है एल अपॉन जी, अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, यहाँ एल कॉस थीटा अपॉन जी है, ठीक है ना, ये याद रखना। अगर ये लोग बोलते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी भी तो बता दो, तो फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2π अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, जी अपॉन एल कॉस थीटा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं बेटा हर्ट्ज, क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। तो ये कोनिकल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट रहे, आप इनको अच्छे से नोट कर लो बेटा, राइट, ताकि बोर्ड में आप बेटर करके जाओ। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं कितनी बार बोला, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कई बार कि आप सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि मेरे वीडियोस पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज आए, मैं भी मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।